चलिए, तो आज हम लोग हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर किंग्स एंड किंगडम्स, मतलब हो गया राजा, हाँ, नए राजा और उनके साम्राज्य, ठीक ना। तो मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी, ठीक है ना। बहुत सारे नए जो साम्राज्य हैं वो उभर कर सामने आए आफ्टर द 7th सेंचुरी, कब? 7वीं शताब्दी के बाद। मैप 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries। मैप जो नीचे पहला मैप दिया हुआ है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो शासन जिनका था 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच जिन आपका साम्राज्यों का यहाँ शासन था, है ना, और उनका यहाँ पर हम लोग मैप 1 में हम लोग देख सकते हैं। तो मैप 1 को हम लोग थोड़ा देखते हैं अच्छी तरह से। आप यहाँ पे देखिए, पहला ऊपर जो गोल घेरा जो दिया हुआ है ना, उसमें किसका किसका राज है आप बताइए, आप बताइए। तो यहाँ पे हम लोग मोटा मोटी देख रहे हैं पूरे भारत को जो है 3 शासकीय क्षेत्रों में हम देख पा रहे हैं, है ना। हाँ, जिसमें तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा हुआ है मेजर किंगडम्स 7th to 12th सेंचुरीज़, है ना। ये मुख्य साम्राज्य थे, ठीक ना, जो जिनका यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ जैसे दिया हुआ लोकेट द गुर्जर प्रतिहाराज, इसका नाम सब ध्यान दीजिएगा, नाम सब ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में नेम जो है जैसे कोई हिंदी का, अगर कोई हिंदी के शब्द का उच्चारण करना हो तो वो अंग्रेज अच्छा कर पाएगा या भारतीय? हिंदी शब्द का उच्चारण करना हो तो कौन सबसे अच्छा उच्चारण कर पाएगा, अंग्रेज या भारतीय? तो अंग्रेज बोल रहा। हाँ, इसीलिए तो बोलते हैं ध्यान से सुनना होगा ना। यही तो सबसे बड़ा डीमेरिट है इस तरह का पढ़ाई का, ऑनलाइन पढ़ाई का यही डीमेरिट है कि बच्चा जो है सामने नहीं रहता है तो स्टूडेंट जो है ध्यान उसका भटका हुआ रहता है ज़्यादा, इसलिए ध्यान देना है। तो जैसे एक हिंदी नाम को है अच्छा उच्चारण जो है एक भारतीय कर सकता है, उसी प्रकार इंग्लिश नाम का उच्चारण एक अंग्रेज अच्छी तरह से कर सकता है। तो कोई इंग्लिश का वर्ड होगा तो हम लोगों से मिस्टेक हो सकती है, उसी प्रकार हिंदी के उच्चारण का मिस्टेक जो है वो अंग्रेज़ों से हो सकता है। तो इसलिए ध्यान देना है कि ये जो आप जो आपने अभी पढ़ा गुजारा प्रतिहारा, है ना, तो गुजारा नहीं है उसका नाम है, उसका नाम है गुर्जर, ठीक है। हाँ, तो लगा ना आश्चर्य कि क्या बोल दिए। हाँ, तो उसका उच्चारण जो है टीचर भी आपको वैसे ही करते होंगे, गुजारा, है ना, गुजारा नाम नहीं है, इसका नाम है गुर्जर। तो पहले घेरे में आते हैं हम लोग। यहाँ पे आप चलिए, कोई भी मानचित्र में ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ होती है। आप उसका इंडिकेशन यहाँ बगल में देख सकते हैं, किनारे में जो दिया हुआ है सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, है ना। आप यहाँ जहाँ साइज लिखा हुआ है ना जी, तो वहीं पे वो देखिए आप एक एरो है जो ऊपर की ओर इंगित कर रहा है, वो उसमें एन लिखा हुआ है, तो वो बताने का मतलब हुआ कि ऊपर की ओर नॉर्थ है। तो जब ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ होगा, और राइट साइड में ईस्ट होगा, और लेफ़्ट साइड में वेस्ट होगा।
तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ शासन उस समय था। तो चलिए सबसे ऊपर टॉप से हम लोग आते हैं। तो सबसे बड़े जो साम्राज्य थे शासन के, वो थे आपके 3 जो गोल घेरों में हैं, है ना, वो उन घेरों के अंदर बहुत से साम्राज्यों का शासन था। ठीक है, तो उनमें से है जो लिखा हुआ है चाहमान, है ना, चाहमानाज। तो चाहमानाज जो है वो आज के किनको दर्शाया जाता है? वह ऐसे जो चाहमानाज आज मिलते हैं का क्षेत्र लग रहा है, ऊपर वाला जो गोल एरिया है वो मुख्यतः लग रहा है राजपूतों का क्षेत्र है। कैसे? तो वहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन से वंश आपको नज़र आ रहे हैं चाहमानाज, जिसे हम कहते हैं चौहान वंश। ठीक है, फिर है आपका गुर्जर प्रतिहार, इसको बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, इसमें से गुर्जर जो ऐसी मान्यता है कि जो इसकी क्षत्रियों का जो निर्माण हुआ है वो हमारे जो आदि पुरुष हैं उसके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, और मध्य भाग से मतलब पेट उदर भाग से जो है वो वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और नीचे जो पैर हैं उनसे शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ऐसी मान्यता है हमारे। शूद्र जो होते हैं वो आपके राज्य था। अधिकतर पहले क्षत्रिय राजाओं का राज हुआ करता था, है ना। तो उनमें से मुख्य क्षत्रिय कौन कौन से थे? जैसे उत्तरी भारत में मुख्य क्षत्रिय राजवंश जो थे वो थे चौहान वंश, है ना, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग चाहमाना लिखा हुआ है। तो ये चौहान वंश था। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश था। प्रतिहार राजवंश जो है वो ऐसे पैदा हुआ था कि माना जाता है कि वो पहले किसी दूसरे जो क्षत्रिय राजा थे उनके वहाँ प्रतिहार का काम करते थे। ऐसी मान्यता है। प्रतिहार का मतलब होता है राजा के साथ जो अंगरक्षक होता है ना, उसका वो, या दरवाजे के बाहर जो दरवान रहता है उसको प्रतिहार कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि उसी से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए प्रतिहार वंश उसको कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार। अभी भी आप दिल्ली में जाएंगे तो ये जो राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र में आपको गुज्जर नाम की प्रजाति मिलेगी, है ना। तो वो गुज्जर जो है वो गुज्जर ही असल में क्या है? गुर्जर है। ठीक ना। हाँ, बहुत सारी आपको प्रजाति, वहाँ पर बहुत जनसंख्या मिलेगी गुज्जरों की, तो उसको अभी गुज्जर कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो उसको अच्छा नाम है गुर्जर। तो ये है। उसके बाद इधर गुर्जर प्रतिहार वंश के नीचे आप देख सकते हैं वहाँ चंदेल वंश का राज है ना। ये भी राजपूत थे, क्षत्रिय राजा। गुर्जर प्रतिहार भी अपने आप को क्षत्रिय थे, चौहान भी क्षत्रिय थे। राष्ट्रकूट कहाँ है? राष्ट्रकूट कहाँ हम बोल रहे हैं? मुख्य राज्य हो गए, मुख्य जो राजवंश थे वो थे चौहान राजवंश, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल और परमार। ठीक है ना। तो परमार वंश की सबकी बहुत ही अच्छी कहानियाँ इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे और सब जो क्षत्रिय राजवंश हैं उनके एक महान राजा जो हुए हैं और जिनका नाम हम लोग आज तक भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब जानते हैं उनको। और इसलिए जैसे, ठीक है ना, तो चौहान राजवंश के सबसे महान जो राजा हम लोग जानते हैं या हम लोगों ने सुना है वो थे पृथ्वीराज चौहान, है ना। पृथ्वीराज चौहान का नाम हम लोगों ने सुना है, उसके नाम पर कितने फिल्म भी बन गए हैं। ठीक है। तो उसी तरह से गुर्जर प्रतिहार में भी महान राजा हुए हैं। ठीक है ना। और परमार में एक राजा हुए थे भोज परमार। ठीक है ना। तो इस पर राजा भोज, आप लोग अभी भी हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें सुनते हैं ना एक मुहावरा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली।
सुने हैं ये मुहावरा हैं। तो उसके बाद दाईं ओर जो है आप देख सकते हैं जो बंगाल का जो है, ठीक ना, हाँ बंगाल वाला इलाका जो है, उस इलाके में आप देख सकते हैं कौन कौन है, पाल वंश। हाँ, यहाँ पर बंगाल के क्षेत्र में एक ही क्षत्रिय वंश हुआ है, वो है पाल वंश। हाँ, पाल वंश, ठीक है। चलिए, दक्षिण भारत में अब हम लोग दक्षिण भारत की तरफ मुड़ते हैं। दक्षिण भारत में जो क्षत्रिय राजवंश थे उनमें मुख्य कौन कौन से थे? एक थे राष्ट्रकूट, है ना, ठीक है ना। इनका बहुत बड़े इलाके में आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े इलाके में इनका जो है वो शासन था, ठीक ना। और इधर आप और जो छोटे छोटे जो राजवंश थे, हाँ वो उत्कल की ओर, उत्कल में एक राजवंश था, उसका कोई नाम यहाँ पर नहीं दिया, उत्कल तो स्थान का नाम है, ठीक है ना। उसके नीचे आप गंगों का शासन था, ये गंग भी एक राजवंश था, ठीक है ना। फिर कलिंग आप यहाँ देख रहे हैं, कलिंग भी राजवंश यहाँ पे था, ठीक ना। कलिंग भी नहीं, कलिंग माने हम हिंदी आपको नाम बता रहे हैं, अब इंग्लिश में उस तरह का लिखा गया है तो आप उसको आप जैसे पढ़िए, लेकिन हिंदी में वो तो हिंदी ही नाम है ना, तो उसको आप कलिंगा तो नहीं ना, उसका नाम था कलिंग। उधर था गंगाज लिखा हुआ है तो गंग उनको कहा जाता है, ठीक है ना। अब जैसे चोल वंश है, नीचे और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा चोल वंश, तो जिसको चोलाज लिखा हुआ है, तो चोलाज तो एक्चुअल में तो हमारे यहाँ का नाम है, तो हम लोग तो उसका नाम जानेंगे ना। तो ये था। तो नीचे में आप देख रहे हैं दक्षिण भारत में जो मेन मुख्य जो शासन था राजवंश, वो थे चोल वंश, उसके बाद चेर वंश और पांड्य वंश, ठीक है ना। तो ये जो है 3 राजवंश यहाँ पे दक्षिण भारत में बिल्कुल धुर दक्षिण की तरफ थे, चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। उसमें से चोल जो है वो काफ़ी ही बहुत ज़्यादा फेमस थे, उन्होंने बहुत काम, हाँ बहुत विकसित थे, नौसेना उन्होंने उस समय विकसित कर ली थी, और उनके शासन का प्रभाव इतना था कि उन्होंने बंगाल की खाड़ी पार करके और जो अंडमान निकोबार है उसको पार करके वो पहुंच गए थे उधर इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा जो है वहाँ तक। हाँ, तो वहाँ इसीलिए उनके नाम पर उन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए, अभी भी बहुत से मंदिर वहाँ पे हिंदू ये के आपके स्थापत्य कला की जो मंदिर हैं वो आपको अभी भी आपको वहाँ पर देखने में मिलेंगे, ठीक ना। तो ये हिंदू राजाओं के द्वारा दक्षिण भारत से वहाँ पर जा कर के उनकी शासन व्यवस्था के प्रभाव से ही बनाया गया था, ठीक है। तो ये मानचित्र में हम लोगों ने देख लिया, और अब मानचित्र में एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग। ऊपर की ओर जो इसके अतिरिक्त जो शासन व्यवस्था था, राजवंश थे या राजा थे, वो आप एकदम ऊपर में उत्तर में देखेंगे, वो कश्मीर का जो था, है ना, कश्मीर का हिस्सा है। और उसके बाद कश्मीर के बाएं थोड़ी सा शैस वंश का वहाँ पे है, वो हिंदू राजवंश तो नहीं थे, है ना, कोई दूसरे ही राजवंश थे। कश्मीर का भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर ये राजवंश जो हैं अगर 500 ईस्वी के बाद के अगर हैं तो आप इनको मान सकते हैं कि ये मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन अगर 500 वर्ष से पहले के ये हैं तो उस समय तो मोहम्मद साहब के जन्म के बाद ही ना मुस्लिम वंश आया था, मुस्लिम धर्म आया था। तो मोहम्मद साहब तो 572 या ईस्वी के या इसके आसपास के थे, तो उसके बाद के ही हाँ तो 7वीं से है तो मुस्लिम हो सकते हैं, है ना, 7वीं शताब्दी के बाद से हैं तो मुस्लिम हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे अरब ऑफ मुल्तान लिखे हुए हैं, है ना, अरब्स यानी अरब के लोग जो है यहाँ तक शासन करते थे, उनका प्रभाव था। फिर अरब्स ऑफ मंसूरा एक स्थान है, वहाँ के जो अरब शासक थे उनका शासन व्यवस्था यहाँ तक था, ठीक ना। तो इस तरह के थे राजवंशों का प्रभाव था 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। चलिए अब मानचित्र के अध्ययन से हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, है ना, जो नए राजवंश हैं या साम्राज्य हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो यहाँ पे हम लोग
देख सकेंगे। तो बाय द 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी तक, देयर वेर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक ना, 7वीं शताब्दी तक बहुत बड़े बड़े ज़मींदार कहें, ज़मीन के मालिक है ना, या भूस्वामी जो है, या क्षत्रिय योद्धा जो मुखिया थे, वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो ये उप महाद्वीप था, भारतीय उप महाद्वीप जो था, इस महाद्वीप में बहुत बड़े बड़े ज़मींदारों और योद्धा मुखियाओं का जो है उद्भव होना शुरू हो गया था इस भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक ना, उस समय राजा तो जो थे वो मतलब राजा बोला नहीं जाता था, है ना। उस समय ज़मीन के मालिक बहुत बड़े ज़मीन भूमि पर जो है उनका शासन चलता था या उनका अधिकार था। तो उस समय ये जो राजा महाराजा ये सब चीज़ जो है वो उस समय नहीं हुआ था, उस समय दूसरा ही कुछ कहा जाता था। तो उन ज़मीन के जो मालिक थे उनको क्या कहा जाता था, तो एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंताज। तो जो ज़मींदार थे, ज़मीन के जो मालिक थे, बड़े बड़े भू क्षेत्रों में जिनका अधिकार था, वो असल में राजा तो नहीं थे, राजा से छोटे थे। जो देश चलाते हैं उतने बड़े, या पूरा राजवंश या साम्राज्य किन्हीं का रहता है, उतने बड़े तो नहीं थे, लेकिन उनसे थोड़े छोटे थे। तो छोटे थे तो इसलिए बड़े जो राजा हुआ करते थे उनको सामंत कह दिया करते थे, है ना। तो वैसे छोटे क्षेत्रों के राजाओं को क्या कहा जाता था, सामंत। ठीक ना। तो यानी कि ऐसे भूस्वामी या बड़े बड़े ज़मींदार जो थे, है ना, माने पूरी राज्य साम्राज्य के इतने बड़े बड़े नहीं, लेकिन उनमें से ही छोटे छोटे जो भूस्वामी हुआ करते थे, और जो राजा को समय पड़ने पर सेना भी उपलब्ध कराते थे, मतलब जैसे 5,000 10,000 ऐसे सेना उपलब्ध कराते थे, हाथी को घोड़े या हाथी भी उपलब्ध कराते थे, और टैक्स भी देते थे, है ना। और वैसे ही जो है छोटे छोटे भूस्वामियों को, ज़मींदारों को सामंत कहा जाता है। दे वेर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग, उनसे आशा की जाती थी, ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स एंड और ओवरलॉर्ड्स। वो जिनके मातहत काम करते थे, जिनके अंतर्गत वो कार्य करते थे, रहते थे, उस राजा या महाराज के लिए उनसे आशा की जाती थी कि वो कुछ ना कुछ गिफ्ट उनको प्रदान करें, कुछ ना कुछ उनको जो है क्या कहते हैं, जैसे धन हो या या फसल हो, कुछ भी हो, किसी भी रूप में, है ना। हाँ, उनको ले आकर वो दे। और उसके बाद बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट, और उनके दरबार में हाजिर रहें, जब बुलाएं तब हाजिर रहें, और सेना भी मांगा जाए तो सेना भी उनको प्रदान करें। एज सामंताज गेन पावर एंड वेल्थ, तो इस तरह के जो सामंत थे, समझ लीजिए कि आज के ज़माने में जो छोटे छोटे जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इस तरह के जो राज्य हैं, इतने ही बड़े बड़े क्षेत्रों में सामंत राज्य किया करते थे। ठीक है ना। तो उनमें उनकी जब शक्ति बढ़ती थी और धन उनके पास जब अधिक हो जाता था, तो दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासामंत। फिर वो अपने आप को क्या घोषित कर देते थे, महासामंत के रूप में। यानी कई सामंत जब होते थे, उनमें से जिस सामंत के पास ज़्यादा धन और ज़्यादा सेना हो जाती थी, वो अपने आप को महासामंत कहे जाने लगते थे, है ना, कहलाने लगते थे, या फिर महामंडलेश्वर भी कहलाते थे। ठीक है ना। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन। मंडल मतलब होता है क्षेत्र, है ना। मंडल का मतलब होता है क्षेत्र। जैसे हम लोग अभी भी बोलते हैं अनुमंडल, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, अनुमंडल पदाधिकारी, मतलब एक बड़े क्षेत्र को मंडल कहा जाता है। तो उस तरह महामंडलेश्वर का मतलब होता है एक क्षेत्र विशेष के
महान जमींदार या बड़े जमींदार, है ना, या बड़े सामंत, उसको महामंडलेश्वर कहा जाता था। एंड सो ऑन, और इसी तरह की जो उपाधियां हैं वो जो है आपस में वो लोग रखा करते थे। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, और कभी कभार वो जो अपने जिस राजा के अंतर्गत वो सामंत रहते थे उनसे खुद को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया करते थे कि अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ये राज्य अब मेरा स्वतंत्र राज्य है, मैं यहाँ का अब राजा हूँ, है ना। तो ऐसे वो कर दिया करते थे जब उनकी शक्ति बढ़ जाया करती थी तब। वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन। तो ऐसी जो घटना थी, एक प्रकार की घटना जो थी वो थी किनकी घटना, तो राष्ट्रकूटों की घटना इन द डेक्कन, दक्षिण भारत में, ठीक ना। इनिशियली दे वेर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। वो जो थे वो कर्नाटक के जो चालुक्य राजा हुआ करते थे, है ना, उनके चालुक्य राजवंश के वो क्या हुआ करते थे, उनके सबऑर्डिनेट मतलब उनके उप शासक हुआ करते थे, है ना, यानी सामंत हुआ करते थे। तो राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे कर्नाटक में। और बाद में उन्होंने क्या किया, इन द मिड 8th सेंचुरी, मध्य 8वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने क्या किया, दंती दुर्ग, ए राष्ट्रकूट चीफ, एक राष्ट्रकूट सामंत जो था दंती दुर्ग ने, उसने क्या किया, ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड, उन्होंने चालुक्य जो राजा थे जिनके अंतर्गत वो काम सामंत थे उसको जो है उन्होंने सिंहासन से भगा दिया, है ना, उसको उनका सिंहासन को उखाड़ फेंका। एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ, है ना, और एक सांस्कृतिक अनुष्ठान उन्होंने किया जिसे कहा जाता है हिरण्यगर्भ, है ना, लिटरली द गोल्डन वॉर्म, ठीक है ना, मतलब एक सोने का जो है इसको कहेंगे आप हम लोग सोने। तो ये जो इन्होंने क्या किया, राष्ट्रकूट के राजा ने क्या किया, दंती दुर्ग ने, वो हिरण्यगर्भ नाम का एक सांस्कृतिक अनुष्ठान करके और खुद को ही राजा घोषित कर लिया। हिरण्यगर्भ में क्या होता है कि सोने का जो है एक मतलब गर्भ जैसी संरचना या जो है इस तरह की कुछ बनाया जाता है, हाँ, मुकुट जैसा, जिसके अंदर वो बैठते हैं, है ना, या उसे पहनते हैं और उसके बाद उसको उसका राज तिलक होता है और मान लिया जाता है कि ये अब इधर के महाराज हैं। व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड, जब ये सांस्कृतिक अनुष्ठान किया गया, विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास, ब्राह्मणों की मदद से, इट वाज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइसर एज ए क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ। अच्छा, तो हिरण्यगर्भ जो कोई अगर करता था अनुष्ठान तो वो क्यों मुख्यतः क्यों किया करता था, वो किया करता था इसलिए कि अगर वो क्षत्रिय वंश का नहीं है, नामी क्षत्रिय वंश का नहीं है, लेकिन उस समय क्षत्रिय राजा का मतलब क्षत्रिय होना ही समझा जाता था, और अगर क्षत्रिय अपने साथ क्षत्रिय राजवंश का आप अगर जोड़ लेंगे नाम तो प्रजा पर शासन करना काफ़ी आसान हो जाता था। इसलिए वैसे सामंत या राजा जो क्षत्रिय राजवंश से सचमुच में नहीं थे, प्राचीन काल के जो मान्य क्षत्रिय राजवंश थे उनमें से नहीं होते थे, तो अपने आप को क्षत्रिय घोषित करते थे ब्राह्मणों की मदद से, है ना। और ब्राह्मण लोग हाँ होता था, लेकिन अब कई इलाकों में जैसे यहाँ दंती दुर्ग जो है, अब चूँकि हिरण्यगर्भ वो अनुष्ठान कर रहा, मतलब वो अपने आप को क्षत्रिय बना रहा है ना, इसका मतलब है वो क्षत्रिय नहीं था, तभी तो वो हिरण्यगर्भ करना पड़ा उसको। अगर वो मान्य जो पुराने प्राचीन काल के जो क्षत्रिय राजवंश हुआ करते थे उनमें से अगर वो रहता तो उनको हिरण्यगर्भ करने की क्या आवश्यकता थी, है ना। तो ऐसा ये आप जान लीजिए इसको कि ये एक अनुष्ठान था जिसमें कोई अन्य प्रजाति का व्यक्ति जो है या राजा या सामंत जो है अपने आप को क्षत्रिय जब घोषित करता था तो उसके लिए उसे हिरण्यगर्भ नाम का सांस्कृतिक अनुष्ठान करना पड़ता था, और उसके बाद वो फिर उसके बाद से उसकी प्रजाति क्षत्रिय हो जाती थी, ठीक है ना। ऐसी मान्यता ऐसा अनुष्ठान हुआ करता था। तो दंती दुर्ग उसमें से ही एक है। इन अदर केसेस
अन्य घटनाओं में क्या होता था, मेन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज़। दूसरी घटनाओं में तो जो एकदम महान महान राजवंशों और क्षत्रिय राजवंशों एंड यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स, ठीक है ना। और दूसरी अन्य घटनाओं में क्या हुआ कि बहुत से राजघरानों ने है ना, या उनके परिवार के में से उन्होंने क्या किया, मिलिट्री स्किल्स, है ना, उन्होंने अपने सैन्य कला का इस्तेमाल किया, हाँ, उसका उपयोग करके और बड़े बड़े साम्राज्य जो है वो गठित किए, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस, जैसे उदाहरण स्वरूप द कदम्ब मयूर शर्मन, है ना, द कदम्ब मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र वेयर ब्राह्मणाज who gave up their traditional professions and took to arms, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे आप कहानी सुन लीजिए। कदम्ब मयूर शर्मन ये भी ब्राह्मण थे, एंड गुर्जर प्रतिहार वंश के एक जो थे राजा हरिचंद्र, ये भी ब्राह्मण थे, ठीक है ना। और उसमें हाँ, और ये इन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपना लिया था। किस प्रकार से, तो मिलिट्री के प्रभाव से, सैन्य कला और दक्षता के माध्यम से, यानी युद्ध कला में वो निपुण हुए और युद्ध कला से उन्होंने अपने आसपास के जो ज़मीन है, जो भूमि है, जो छोटे सामंत हैं, उनको जीता और जीत करके अब वो ब्राह्मण से क्या बन गए, योद्धा बन गए, यानी क्षत्रिय बन गए। और उन्होंने सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक बहुत से अपने साम्राज्य को स्थापित किया इन कर्नाटका एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली, है ना। कर्नाटक और राजस्थान में उन्होंने अपने राज्य स्थापित किए, तो यानी कि बहुत से राजा ब्राह्मण भी थे। चलिए यहाँ पे जैसे देखिए जो हम बोल रहे थे अभी, अब राइट साइड में देखिए क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे ब्लू में देखिए लिखा हुआ है, डू यू थिंक बीइंग बॉर्न एज क्षत्रिय वाज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू बिकम ए रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या आपको लगता है कि जब ब्राह्मण भी खुद को या अन्य प्रजाति के लोग भी खुद को बहुत सारे अनुष्ठान करके क्षत्रिय साबित कर रहे हैं, तो इससे हम क्या सीख पाते हैं? हम ये सीख पाते हैं कि सचमुच में उस समय क्षत्रियों का ही बोलबाला था। चलिए आगे है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। अब जो उन साम्राज्यों में शासन व्यवस्था कैसी थी ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड, इनमें से बहुत से नए जो राजाओं ने, उन्होंने क्या किया, अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा अधिराज, है ना, जिसे हम लोग एक साथ मिलाकर महाराजा अधिराज बोलते हैं। तो ये इस तरह के जो बड़े ही सुनने में जो है काफ़ी बड़े नाम लगते हैं, वैसी उपाधियों को उन्होंने ग्रहण किया। जैसे इसका मतलब क्या होता है, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स। तो यानी जैसे कि कौन से उपाधि उन्होंने धारण की, महाराजा अधिराज मतलब राजाओं के भी राजा, है ना। ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स यानी राजाओं के भी राजा, महाराजा अधिराज, ठीक ना। उसके बाद और क्या उपाधि ग्रहण की उन्होंने, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, हाँ, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, है ना, तीनों लोगों के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी उपाधियाँ उन्होंने ग्रहण की एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, हालांकि इस तरह के दावों के बावजूद दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंताज, वो अपने सामंतों के साथ अपने शक्तियों का आदान प्रदान करते थे, उनका साझा करते थे। एंड विथ एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणास, है ना। ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर भी वो सामंतों के साथ अपनी शक्तियां जो है साझा किया करते थे। कभी कभार ठीक है ना। तो हावेवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, हालांकि इस तरह के दावों के बावजूद, दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंताज एज वेल एज विद एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणास। तो अपनी जो शक्तियों को वो साझा करते थे किसके साथ, किसानों के समूहों के साथ,
या व्यापारियों के समूहों के साथ या तो ब्राह्मणों के साथ। यानी राजा जो महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती इस तरह के रखते थे अपने उपाधियों को, लेकिन वो उतना शक्तिशाली नहीं, मैंने कहीं कहीं पर उनको छोटे छोटे लोगों से भी समझौता करना पड़ता था अपने राज्य के अंतर्गत, है ना। तो इन ईच दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वेर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। अब इन तरह के राज्यों में असल में इनसे क्यों ऐसा समझौता क्यों करना पड़ता था? किसानों से क्यों समझौता करना पड़ता था? व्यापारियों से क्यों करना पड़ता होगा? या ब्राह्मणों से क्यों करना पड़ता होगा? तो ये सभी को मालूम है कि अगर किसी को राज्य चलाना है तो उसके लिए उसके सैनिकों को भोजन चाहिए, और सैनिकों को भोजन कौन देगा? अगर किसान फसल नहीं उगाएगा तो देगा। तो अगर कहीं के किसान अड़ गए कि नहीं, हम अपना जो इधर के जो फसल है उसको हम राजा को नहीं देंगे, अगर राजा हम लोगों का लगान, जो हम लोगों का टैक्स है या हम लोग की ये सुविधाएं, सिंचाई सुविधाएं सब वगैरह नहीं देगा, तो हम लोग जो है नहीं देंगे, जान प्राण दे देंगे लेकिन अपना फसल नहीं देंगे और ना हम लोग उगाएंगे। तो अब राजा सैनिकों को क्या खिलाएगा? तब वो राजा को है मजबूरी में क्या करना पड़ता था, उनके साथ समझौता करना पड़ता था कि ठीक है, जबकि राजा का मन देने का, सिंचाई व्यवस्था करने का उधर मन नहीं रहता था, लेकिन फिर भी उसको सेनाओं को भोजन देना है, तो उसके लिए उधर के किसानों की बात को माननी पड़ती थी। तो इस तरह से किसानों से भी समझौता करना पड़ता था। कभी कभार कोई व्यापारी बाहर देश से कुछ ज़रूरी चीज़, मान लीजिए कि दूसरे राज्य से अच्छे ये के मतलब धारदार हथियार या नए डिज़ाइन वाले हथियार इस तरह के वो लोग लाते थे और दिखाते थे राजा को, तो राजा बोलते थे ठीक है, हम जो ये सब हथियार अच्छा है तो हमको ला दीजिए आप। या अन्य जो साज सामान थे, जैसे रथ बनाने का जो सामान है, या रथ के विभिन्न प्रकार के जो कलपुर्जे हैं वो भी है, तो वो व्यापारी लोग जो है लाया करते थे। अच्छा अगर कोई होता था तो राजा को उससे भी समझौता करना पड़ता था कि नहीं, हम अगर आप राजा को बोलता था वो व्यापारी लोग कि हम एक ही शर्त पर लाएंगे महाराज, कि अगर हम लोगों को व्यापार करने में हम लोगों को इस प्रकार का छूट दिया जाएगा, या हमारे जो रास्ते में है वो इस आपके राज्य के जो सैनिक हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए कम से कम 100 सैनिक आप देंगे तभी हम लोग लाएंगे, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा जंगल पड़ता है, उसमें डाकू जो है हमें लूट लेते हैं या अन्य जंगली जानवरों का भय रहता है। तो इसलिए आप हमें अगर सैनिक देंगे, हमारे साथ में 100 सैनिक, तभी हम लोग ये सामान वहाँ से लाएंगे, अन्यथा नहीं लाएंगे। तो राजा ना चाहते हुए भी जो है उसे उस तरह की व्यवस्था करनी पड़ती थी। कभी कभी ब्राह्मण जो होते थे वो जिद में आ जाते थे कि नहीं, इस प्रकार का अनुष्ठान में ब्राह्मणों को जो है यहाँ पर दान देने की प्रथा है, आप अगर दान नहीं देंगे तो हम लोग, कोई ब्राह्मण बोलता था कि नहीं, हम राजी नहीं होंगे, आप खुद कर लीजिए, स्वयं कर लीजिए। तो उस समय ये सामाजिक व्यवस्था थी कि ब्राह्मण छोड़ कर अगर कोई दूसरा इस तरह का अनुष्ठान करता था तो पूरी प्रजा जो है उसको मान्यता नहीं देती थी। तो इसलिए प्रभाव बढ़ाने के लिए राजा महाराज लोग क्या करते थे कि ब्राह्मणों से ही ये सब काम करवाते थे। तो अब ब्राह्मण कितना भी क्रोधित हो जाए तो उसको मनाने के लिए बहुत बड़े बड़े ज़मीन भी दे दिए जाते थे ब्राह्मणों को, दान में सोना दे दिया जाता था कि ठीक है आप लोग ऐसे। कोई ब्राह्मण अब जिद करके कोई बोले कि नहीं, हमको यहाँ पर ऐसा एक बड़ा मंदिर बना दीजिए और वहाँ का मुख्य पुजारी मैं रहूँगा, तभी आपका ये अनुष्ठान करूँगा। तो इस तरह से उनसे भी समझौता करना पड़ता है, ठीक है आपके लिए ये मंदिर मैं बनवा देता हूँ, आप वहाँ पर मुख्य पुजारी रहिएगा, लेकिन आप मेरा ये अनुष्ठान कर दीजिए। तो इस तरह से विभिन्न जो वर्ग थे उनसे, भले वो उनका नाम महाराजाधिराज हो, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे वर्गों से भी उनको अपने ही राज्य के अंतर्गत उनसे भी समझौता कभी कभार करना पड़ता था। दैट इज़ पीजेंट्स कैटल। तो इस तरह से पीजेंट्स कैटल कीपर्स यानी किसान और पशु धन रखने वाले, है ना, आर्टिजन्स यानी कि विभिन्न प्रकार के जो शिल्पी थे, कारीगर वगैरह थे, कारीगर मतलब समझ रहे हैं ना, फर्नीचर बनाने वाले, रथ बनाने वाले, है ना, इस तरह करके, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced। तो उनको जो है क्या करना पड़ता था, कभी कभी अपने काम का जो ये है, आपका जो सामान है, जिस वस्तु के लिए वो काम करते थे, वो वस्तु जो है राज्य के लिए समर्पित भी करनी पड़ती थी, मतलब बिना मूल्य लिए ही उसको राजा को देना पड़ता था कभी कभार।
क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि युद्ध आसपास के राज्यों से युद्ध के समय में राज्य के पास धन की कमी होती थी। तो मान लीजिए ज़्यादा रथ बनाना है, तो अब जितने भी बढ़ई हैं उस राज्य के, उनको सबको जो है रथ बनाने में लगा दिया जाता था, और उनको जो है मेहनताना जो है उनके कार्य का जो पारिश्रमिक है, वो पारिश्रमिक जो है क्या बोला जाता था कि अभी युद्ध चल रहा है तो अभी पारिश्रमिक आपको नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही अपने ही स्वयं ही कार्य करना पड़ेगा। और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा और जो हमारा राज्य जीत जाएगा तो पड़ोसी राज्य से जो धन लाएगा उसमें से आपको भी हिस्सा दिया जाएगा, या आपको ज़्यादा पारिश्रमिक, दुगुना पारिश्रमिक दे दिया जाएगा। तो ऐसे कई बार जो है किसानों को भी ऐसा बोला जाता था कि आप फसल उगाइए, सैनिकों को खिलाइए, सैनिक भूखे मर जाएंगे क्योंकि युद्ध चल रहा है, आपको जो भी है वो वगैरह, आपको जो भी खर्च वगैरह है वो बाद में आपको दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से कई बार इन जो कारीगर हैं, यानी मध्यम वर्गीय जो क्षत्रिय और ब्राह्मणों को छोड़कर जो अन्य लोग थे साम्राज्य के, उनको अपनी जो सेवाएं हैं वो अपने महाराज को फ्री में भी देनी पड़ती थी। Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land। और ये जो है कभी कभार महाराज ये भी बोलते थे कि देखिए आप यहाँ इस राज्य में रह रहे हैं, आपको इतनी सुविधा मिल रही है, तो आप बदले में राज्य को कुछ टैक्स देंगे कि नहीं देंगे, है ना, आप भाड़ा के स्वरूप में ही दे दीजिए आप, है ना। तो इसलिए उनको ऐसा मनाता था कि ये सेवाएं आपको देनी है टैक्स के तौर पर, क्योंकि आप इस राज्य में रह रहे हैं। रेवेन्यू वाज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। और व्यापारियों से क्या लेंगे, व्यापारी तो व्यापार कर रहे हैं तो उनसे तो कोई सेवा ली नहीं जा सकती है, तो उनको टैक्स के रूप में क्या लिया जाता था, उनसे रेवेन्यू मतलब किसी प्रकार का सोना चांदी ये सब ही जो है टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। ओके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें, फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें, और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।